दृष्टि आईएएस पॉलिटी बुक फॉर यूपीएससी इसमें फंडामेंटल राइट कर रहे थे, जिसमें 3 लेक्चर कर चुके हैं आर्टिकल 15 तक। इस लेक्चर में आर्टिकल 16 को देखेंगे। कह रहा है कि अनुच्छेद जो 16 है संविधान के सर्वाधिक चर्चित और विवादित अनुच्छेदों में से एक है, यानी कि सबसे ज़्यादा चर्चित हुए अनुच्छेदों में से एक है। यह अनुच्छेद 15 में दिए गए अधिकार को ही एक विशिष्ट क्षेत्र अर्थात लोक नियोजन में लागू करता है, और ये जो अधिकार है जो 15 में दिया गया है उसी का एक विशेष यानी लोक नियोजन के लिए ये लागू करता है। ठीक है, इस अनुच्छेद 16 में 5 खंड है, जिनमें से प्रत्येक पहले 2 खंड अर्थात 16(1) और 2 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता की गारंटी देती है। ठीक है, जबकि 16(3), 4 और 5 में इस साधारण नियम के अपवाद दिए गए हैं। संसद ने 77वें और 81वें संशोधन के माध्यम से 16(4) में 4 क और 4 ख उपखंड जोड़े। 77वें संविधान संशोधन से 4 क जोड़ा और 81वें संविधान संशोधन से 4 ख जोड़ा। कह रहा है कि अनुच्छेद 16(1) या 16(2) अनुच्छेद 16(1) तथा 16(2) में लोक नियोजन के मामले में अवसर की समता की गारंटी इन शब्दों में दी गई है। कह रहा है कि 16(1) में राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता हो, यानी कि राज्य के अधीन कोई भी जो पद होगा, कोई भी जो इम्प्लॉयमेंट होगा गवर्नमेंट जॉब में, उससे संबंधित विषयों के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। और 16(2) कहता है कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंशक्रम, जन्म स्थान, निवास इनमें से किसी भी आधार पर राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में अपात्र घोषित नहीं होगा या विभेद नहीं किया जाएगा इन सब आधारों पर। ठीक है, 16(1) या 2 के संबंध में कुछ विशेष बातें ध्यान देने योग्य है। 16 का विस्तार सिर्फ उन पदों तक है जो राज्य के अधीन है। गैर सरकारी संस्था या निजी क्षेत्रों की कंपनी द्वारा दिए जाने वाले पदों के संबंध में यह लागू नहीं होता, यानी 16 केवल गवर्नमेंट जॉब में लागू होता है, प्राइवेट सेक्टर में नहीं। अनुच्छेद 16 का अधिकार केवल उन मामले में लागू होता है जहाँ राज्य द्वारा नौकरी दी जाती है। यह संविदा संबंधित सेवाओं के मामले में लागू नहीं होता, यानी कि जहाँ पे भी कॉन्ट्रेक्चुअल जो सर्विस होता है उस पर यह लागू नहीं होगा। क्या अनुच्छेद 16 में निहित वाक्यांश अवसर की समता का अर्थ योग्यताओं या अर्हताओं के उन्मूलन से नहीं है। राज्य का पूरा हक है कि वह उम्मीदवारों के लिए मानसिक योग्यता, शारीरिक सक्षमता और नैतिक स्तर, अनुशासन में रहने की योग्यता, अर्हताएं निर्धारित कर सकता है। ठीक है, यदि संदर्भित पद के लिए तकनीकी ज्ञान आवश्यक है तो तकनीकी ज्ञान को भी अर्हता बनाया जा सकता है। इसमें शर्त सिर्फ यह है कि चयन या की कसौटी मनमानी न हो। दूसरे शब्दों में कहे तो चयन की कसौटी तथा संदर्भित पद के बीच युक्त संबंध होना आवश्यक है। अब आर्टिकल 16 के संबंध में एक सामान्य विवाद यह रहा है कि इसमें वर्णित नियोजन शब्द के अंतर्गत सिर्फ आरंभिक नियुक्ति शामिल है या पदोन्नति और आगे की सेवा शर्तें भी शामिल है। तो वर्तमान स्थिति यह है कि नियोजन के अंतर्गत प्रारंभिक नियुक्ति के साथ साथ जो इसका प्रोन्नति है कि सेवा भी जुड़े हुए, प्रोन्नति और सेवा से जुड़े अन्य पक्ष भी शामिल होते हैं। ठीक है, अब आर्टिकल 16 का 2 में ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें आर्टिकल 15 के में विभेद का प्रतिषेध करने वाले 5 आधार धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के अलावा 2 आधार अलग से हैं। कौन से? वंशक्रम और निवास स्थान वे शामिल किए गए हैं। इस दृष्टि से अनुच्छेद 16(2) की परिधि अनुच्छेद 15 से ज़्यादा व्यापक है। इस उपबंध को शामिल करने का मूल कारण यह था कि सरकारी नौकरियों के मामले में विभिन्न राज्य के मध्य क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति या विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य वंशवाद की प्रवृत्ति नहीं फैले। मतलब ये है कि आर्टिकल जो 16 है वो अवसर की समता की बात करता है। 16(1) में जो कहा गया है कि राज्य जो है यानी कि गवर्नमेंट जो जॉब होगा उसमें सभी समान होंगे और धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, 16(2) ये कहता है कि इन 5 आधार के अलावा वंशक्रम और निवास स्थान के आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है, यानी कि आर्टिकल 15 केवल 5 आधार पर और आर्टिकल 16 में 7 आधार वर्णित किए गए। अब यहाँ पे निवास स्थान इसलिए वर्णित किया क्योंकि राज्य क्या करता है, अपने यहाँ के लोगों को बढ़ावा देने के लिए सिर्फ निवास स्थान को पक्ष में ले आता है, तो इसलिए यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है निवास स्थान। अब आर्टिकल जो 16(3) है, अनुच्छेद 16(3) अनुच्छेद 16(2) का एक अपवाद है। अनुच्छेद 16(2) जिन 7 आधारों पर विभेद का प्रतिषेध करता है उनमें से एक निवास स्थान भी शामिल है, किंतु अनुच्छेद 16(3) यह प्रावधान करता है कि संसद विधि बनाकर लोक नियोजन के मामले में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के निवासी पर शर्त लागू कर सकती है, यानी कि निवास स्थान के आधार पर
कोई शर्त लागू कर सकती है संसद, ठीक है, 16(3) में लिखा हुआ है कि यह प्रावधान संसद कर सकती है। यह उपबंध करने का मूल कारण यह था कि देश के विभिन्न राज्यों में सामाजिक आर्थिक विकास स्तर भिन्न भिन्न था, किंतु कुछ विशेष राज्यों के निवासियों को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए ऐसे प्रावधान की जरूरत महसूस की जा रही थी। किंतु संविधान निर्माताओं को इस बात की चिंता भी थी कि कहीं इस प्रावधान का दुरुपयोग न होने लगे। यही कारण है कि यह शक्ति सिर्फ संसद को दी गई है, राज्य विधानमंडलों को नहीं दी गई है, ठीक है। तो ये जो 16(3) में वर्णित है, संसदीय विधि बना सकती है, विधानमंडल विधि नहीं बना सकता है। 16(3) के प्राप्त हुई शक्तियों को प्रयोग करते हुए संसद ने 1957 में लोक नियोजन या निवास संबंधित शर्त अधिनियम पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, रिक्वायरमेंट एज रेसिडेंस एक्ट बनाया। इस अधिनियम के माध्यम से कुछ क्षेत्र जैसे हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आदि क्षेत्रों में 16(2) से छूट दी गई, जिसका तात्पर्य यह था कि इन क्षेत्रों में जुड़ी सरकारी सेवाओं के चयन के लिए निवास स्थान एक अर्हता हो सकती है, ठीक है। यह अपवाद शुरू में सिर्फ 5 वर्षों के लिए था, किंतु आगे चलकर 1974 तक के लिए इसे लागू कर दिया गया। 1974 में यह अधिनियम समाप्त हो गया, ठीक है, और ये खत्म कब हुआ? 1974 में। इसके बाद से ऐसा कोई अधिनियम नहीं बनाया गया है जो लोक नियोजन के लिए किसी राज्य के निवास की शर्त लागू कर सके, यानी अभी कोई ऐसा नियम नहीं है। सिर्फ आंध्र प्रदेश के मामले में 32वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 37 घ और अनुच्छेद 371 अंतर स्थापित कर विशेष प्रावधान लागू किए गए हैं आंध्र प्रदेश के बारे में, ठीक है। 1957 में पारित उपरोक्त अधिनियम के तहत आंध्र प्रदेश सरकार ने 1969 में एक आदेश जारी किया, जिसके अनुसार 1 नवंबर 1956 के बाद ऐसे पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को नौकरी छोड़ने का आदेश दिया गया जो पद तेलंगाना क्षेत्र के निवासियों के लिए आरक्षित थे, किंतु उन पर अन्य व्यक्ति चुने गए थे। इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई और नरसिंह राव बामन आंध्र प्रदेश केस आया, ठीक है, नमक। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि तेलंगाना क्षेत्र के निवासियों के लिए लोक पदों को आरक्षित करने की अनुमति देने वाला अधिनियम असंवैधानिक है, क्योंकि यह पूरे राज्य पर लागू होता है। यानी कि अनुच्छेद 16(3) जो है उसमें राज्य या संघ राज्य क्षेत्र शब्द का प्रयोग किया गया है। इन शब्दों में अर्थ पूरे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र से है, ना कि उसके किसी खास हिस्से से। यानी कि अगर राज्य शब्द है तो किसी पूरे राज्य की बात की गई है, किसी खास हिस्से से नहीं। यदि संसद चाहे तो कुछ पदों को आंध्र प्रदेश के निवासियों के लिए आरक्षित कर सकती है, किंतु केवल तेलंगाना क्षेत्र के निवासियों के लिए नहीं, जो कि आंध्र प्रदेश का एक भाग है, क्योंकि उस समय में आंध्र प्रदेश का ही भाग था तेलंगाना। गौरतलब है कि इसी निर्णय के प्रभाव को हटाने के लिए 1973 में 32वां संविधान संशोधन किया गया था। किस निर्णय को? नरसिंह राव बामन आंध्र प्रदेश केस के निर्णय को हटाने के लिए 32वां संविधान संशोधन आया था। अनुच्छेद 16 का 4 अनुच्छेद 16 का 4 अनुच्छेद 16(1) और 2 का दूसरा अपवाद है। इसमें राज्य को यह शक्ति दी गई है कि वह पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिसका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्ति या पदों में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। यानी कि पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ? पिछड़े के आधार पर भेदभाव किया गया, तो ये अपवाद हो गया 16(1) और 16(2) का, ठीक है। उपरोक्त कथन को ध्यान से पढ़े तो स्पष्ट होगा कि 16(4) लागू होने के लिए 2 शर्त है। वह वर्ग पिछड़ा होना चाहिए, दूसरा राज्य की राय में उस वर्ग का राज्य के अधीन पदों पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना हो, ठीक है। तो दोनों हो गए। इसके बाद गौरतलब है कि ये दोनों शर्तें पूरी होने पर ही आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है। कोई एक शर्त इसके लिए पर्याप्त नहीं है, यानी दोनों पूरा होना चाहिए। कि राय कह रहा है कि राज्य की राय का अर्थ मनमानी राय से नहीं है, बल्कि उसके लिए ठोस तथ्यात्मक आधार होने जरूरी है। अब कहने कि राज्य का राय कुछ भी होगा, राजनीतिक पार्टी कुछ भी बोल रही है, एक तथ्यात्मक पक्ष भी होना जरूरी है। अब अनुच्छेद 16 के 4 में संविधान के उन अनुच्छेदों में शामिल है जिन पर न्यायालय की सबसे अधिक प्रश्न उठ खड़े हुए हैं, ठीक है, या उठे हैं। ऐसे प्रमुख प्रश्न या उनमें संबंधित निर्णय अद्यतन स्थिति इस प्रकार है। 16(4) पे जो आए हैं। पहला प्रश्न यह है कि पिछड़ा वर्ग शब्दावली से क्या अर्थ निकलता है। संविधान में पिछड़े वर्ग की कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी गई है। अनुच्छेद 340 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए एक आयोग का गठन करेगा। कौन? राष्ट्रपति गठन करेगा एक आयोग का, 340 के अनुसार। आयोग विस्तृत अध्ययन करके राष्ट्रपति को अपनी सिफारिश देगा और किन वर्गों को पिछड़े वर्गों में शामिल किया जाना चाहिए। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सरकार घोषणा करेगी कि पिछड़े वर्गों में कौन से वर्ग शामिल हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि सरकार का यह निर्णय न्यायिक पुनरीक्षण यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन से परे नहीं है। न्यायालय इस बात की जांच कर सकता है कि कहीं यह वर्गीकरण अयुक्तियुक्त या मनमाना तो नहीं है, ठीक है।
अब दूसरा प्रश्न क्या उठता है? दूसरा प्रश्न है कि पिछड़े वर्गों के तहत कितने उपवर्ग बनाए जा सकते हैं। इसमें अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों तो निर्विवाद रूप से शामिल मानी गई है। इसके अलावा पिछड़े वर्ग ओबीसीज जो हैं की भी एक कोटि बनाई गई है। मूल विवाद इस बात पर था कि पिछड़े वर्ग तथा अधिक पिछड़े वर्गों में उपवर्गीकरण किया जा सकता है। ठीक है, ये प्रश्न था। बालाजी बनाम मैसूर राज 1963 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे उपवर्गीकरण को असंवैधानिक माना। किसमें? बालाजी बनाम मैसूर राज केस में। किंतु मंडल के मामले में अर्थात इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में उसने निर्धारित किया कि पिछड़ों वर्गों में से मलाईदार परत यानी क्रीमी लेयर को निकालने के लिए पिछड़े वर्ग और अधिक पिछड़े वर्गों का वर्गीकरण जरूरी है, ताकि अधिक पिछड़े वर्गों को ही आरक्षण का लाभ दिया जा सके। यानी कि बालाजी बनाम मैसूर राज केस में उन्होंने असंवैधानिक कहा कि नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ केस में कहा कि नहीं, ये ज़रूरी है ताकि क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का पता चल सके और जो नॉन क्रीमी लेयर है उन्हीं को आरक्षण का लाभ मिल सके। अब तीसरा प्रश्न यह था कि क्या महिलाओं को पिछड़े वर्गों में शामिल करके आरक्षण दिया जा सकता है। इस संबंध में अद्यतन स्थिति यही है कि अनुच्छेद 16(4) स्त्रियों के पक्ष में आरक्षण लागू करने की अनुमति नहीं देता। हालांकि आरक्षण 15(3) और 16(1) के अंतर्गत उन्हें विशेष आरक्षण दिया जा सकता है। इस विशेष आरक्षण की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय ने 36 आरक्षण के रूप में की है और महिलाओं को ऊर्ध्वीय आरक्षण देने से मना किया है। सरल भाषा में इसका अर्थ यह है कि अगर कोई महिला अपनी योग्यता के आधार पर बिना आरक्षण के सफल हो जाती है तो भी उसका स्थान आरक्षित वर्ग में गिना जा सकता है। महिलाओं के अलावा विकलांगों को भी 36 आरक्षण की सुविधा दी जाती है। और महिलाओं के अलावा क्या होता है? विकलांग को भी 36 आरक्षण की सुविधा दी जाती है, ऊर्ध्वाधर की नहीं। ठीक है, अब है महिलाओं को अनुच्छेद 16(4) के तहत दिए जाने वाले सामाजिक आरक्षण या जो ऊर्ध्वाधर जो उसको आरक्षण मिलता है कि सुविधा न दिए जाने का मूल तर्क यह है कि सभी स्त्रियां को एक समरूपी समूह नहीं माना जा सकता। अर्थात कुछ महिलाएं यदि पिछड़ेपन का शिकार है तो कुछ ऐसी भी हैं जिन्होंने पिछड़ेपन से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को नहीं झेला है। अतः जिन वर्गों को पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल किया जाता है उनकी महिलाओं तो पिछड़े वर्ग का आरक्षण ले सकती है, शेष महिलाएं नहीं ले सकती। अब यहाँ पे क्या है, अगला कह रहा है यानी कि ये जो है ना, यहाँ पे पिछड़े वर्ग के जो महिलाएं हैं वो आरक्षण ले सकती है लेकिन अन्य महिलाएं नहीं ले सकती है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया। अब वर्तमान में कई राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान की लोक सेवाओं में महिलाओं को विशेष आरक्षण जो कि 36 आरक्षण की प्रकृति का है दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 73वें 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज और शहरी स्थानीय संस्थानों में उन्हें कम से कम 33% आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था की गई थी, जो 1993-94 में लागू है। 2009 में कैबिनेट निर्णय के बाद आरक्षण को कम से कम 50% करने का प्रस्ताव किया गया है। कई राज्य जैसे बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश आदि में उन्हें 50% आरक्षण देने की व्यवस्था की जा चुकी है। उत्तराखंड में तो पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 55% आरक्षण दिया जा रहा है। कुछ मामलों में कोशिश की गई है कि आरक्षण का लाभ उच्च जाति या विशेष धार्मिक समुदायों को दिया जाए। न्यायालय ने इन सभी प्रयासों को असंवैधानिक घोषित किया है। दिसंबर 2011 में केंद्र सरकार ने धार्मिक अल्पसंख्यकों के पिछड़े वर्गों के लिए 4.5% आरक्षण की घोषणा की, जो कि अन्य पिछड़े यानी ओबीसीज के लिए निर्धारित 27% के भीतर ही एक उपवर्ग के रूप में होगा। ठीक है, उपवर्ग के रूप में होगा। ऐसा मुख्यतः सच्चर समिति या रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था। गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल आदि राज्यों में धार्मिक अल्पसंख्यक विशेषतः मुसलमानों के लिए आरक्षण की व्यवस्था पहले से ही की गई है, किंतु न्यायालय की राय में समानता धार्मिक आधार पर आरक्षण देने के खिलाफ रही है। यानी कि न्यायालय की जो राय रही है वो धार्मिक आरक्षण के खिलाफ रही है। यह प्रश्न कई बार उठता रहा है कि पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए किन कसौटी या संकेतकों को आधार बनाया जाना चाहिए। मुख्य रूप से यह प्रश्न उठता रहा है कि क्या केवल जाति को पिछड़ेपन की कसौटी माना जा सकता है, किंतु मंडल के मामले में इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया है कि पिछड़े वर्ग के निर्धारण जाति के आधार पर किया जा सकता है। जाति भी एक सामाजिक वर्ग है, यानी कि जो मंडल मामला था उसमें कहा था जाति के आधार पर किया जा सकता है, क्योंकि जाति भी एक सामाजिक वर्ग है और यदि वह पिछड़ेपन की कसौटी को पूरा कर सकता है तो अनुच्छेद 16(4) के प्रयोजन के लिए पिछड़ा वर्ग माना जा सकता है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि जाति व्यवस्था भारत के सिर्फ हिंदुओं तक सीमित नहीं है, अन्य समुदाय जैसे मुसलमान, सिख और ईसाई में भी विद्यमान रही है
और यदि इन समुदायों में कोई जाति पिछड़ेपन के मानकों पर उतर खड़ी होती है तो उन्हें भी अनुच्छेद 16(4) के तहत आरक्षण दिए जाने के अर्ह माना जाएगा। इसी निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि आर्थिक आरक्षण पर आरक्षण की धारणा उचित नहीं मानी जा सकती, अर्थात किसी समूह के गरीब होने को आरक्षण पर्याप्त आधार नहीं माना जा सकता। गौरतलब है कि श्री पीवी नरसिंह राव की सरकार में 13 अगस्त 1991 को एक कार्यपालिका आदेश जारी करके 10% उच्च जातियों को आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित घोषित किया था। ठीक है, कब? 1991 की ही बात है। ये श्री पीवी नरसिंह राव के आदेश पे कह रहे हैं। जब यह मामला उच्च न्यायालय में उठा तो इसमें निहित संवैधानिक महत्व के प्रश्न को देखते हुए 9 न्यायाधीश की संवैधानिक पीठ को सौंप दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार स्थगन की दिए और इसके बावजूद केंद्र सरकार वे आधार स्पष्ट नहीं कर पाई जो आर्थिक आरक्षण को न्यायोचित सिद्ध कर सके। इसके अलावा आर्थिक आधार पर आरक्षण देने में बहुत सी व्यवहारिक समस्याएं भी उठ सकती थी। ठीक है, संभवतः इन सभी कारणों से सर्वोच्च न्यायालय को बाध्य किया कि वह सिर्फ आर्थिक आधार पर आरक्षण औचित्य को आरक्षण के औचित्य को अस्वीकार करे। ठीक है, यानी स्वीकार ना करे। अब है अनुच्छेद 16(4) से जुड़ा सर्वाधिक विवाद वाला जो प्रश्न है वो यह है कि आरक्षण की अधिकतम सीमा क्या हो सकती है। इस संबंध में मंडल के मामले में अर्थात इंदिरा सहनी बनाम भारत संघ 1993 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट यानी कि समानता कहा कि समानता इस विचार पर कायम रहते हुए निर्धारित किया कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, किंतु यह मान लिया गया कि विशिष्ट परिस्थिति विशेषतः दूर दराज के राज्य जैसे मणिपुर, नागालैंड आदि में 50% से अधिक आरक्षण भी किया जा सकता है। किंतु कई राज्यों ने आरक्षण की अधिकतम सीमा को स्वीकार करने में अरुचि का प्रदर्शन किया। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में आरक्षण तय सीमा से भी ज़्यादा था, किंतु उसने आरक्षण को कम करने के स्थान पर आरक्षण अधिनियम 1994 को लागू करके 69% तक करने का विधेयक पारित किया। आगे का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।